शहर के ऊपर सूरज उगा नहीं था। उसने बस शहर को बेनकाब कर दिया था। एक फैला हुआ नीला पड़ा हुआ फेफड़ा जो हवा के लिए तड़प रहा था। यक्ष की सुबह स्याही उगलती हुई शुरू हुई। मेज पर पड़े अखबार खुली हुई लाशों की तरह लग रहे थे। सुर्खियां नुकीली थी, एक ऐसे फॉन्ट में चिल्ला रही थी जो उसके कमरे की खामोशी के लिए बहुत शोर भरा था। 3 लाशें, एक रात, एक फैसला। गणपत मर चुका था। एक सरगना जो अब महज ठंडे आंकड़ों में सिमट कर रह गया था। उसके गुर्गे अभी से झूठ का कफन बुनने लगे थे। आने वाले कत्लेआम को जायज ठहराने के लिए किसी विरोधी सिंडिकेट पर इल्जाम मढ़ रहे थे। शहर बारूद का ढेर बन चुका था और माचिस की तिल्ली पहले ही सुलगाई जा चुकी थी। यक्ष उन धुंधली तस्वीरों को एकटक देखता रहा। उसका दिमाग एक टूटे हुए आईने की तरह था। वो इस खून खराबे से हैरान नहीं था, वो इसकी भौतिकी से डरा हुआ था। उसने अपनी शर्ट के रेशमी कपड़े को पीछे हटाया। उसके मांस पर गोली का एक जख्म था, बदसूरत और साफ दिखने वाला। एक गोली उसे लगी थी। इससे या तो उसकी रफ्तार धीमी हो जानी चाहिए थी या फिर उसे मर जाना चाहिए था। पर ऐसा हुआ नहीं। डार्कविल ने ऐसा होने नहीं दिया। इसके बजाय उसका जख्म खुद ब खुद भर गया था। ये किसी ऐसे झूठ की तरह लग रहा था जिसे इतनी बार बोला गया हो कि वो सच बन जाए। साफ चांदी जैसा चमकता हुआ। ये डार्कवेल के हस्ताक्षर थे। एक प्राचीन भूखी परछाई उसके रूह के खाली कोनों में बस गई थी और वो वहां रहने का कोई किराया नहीं दे रही थी। तभी वो साया वापस लौटा। वो औरत, उसका चेहरा उसकी नजरों के घेरे में झिलमिलाया। मासूमियत जो तूफान में मोमबत्ती की तरह बुझ गई थी, वो उसके करीब होने के गुनाह की वजह से मारी गई थी। गुस्सा जो इंजन ऑयल की तरह गाढ़ा और चिपचिपा था, उसके सीने में जमा होने लगा। यक्ष! उसके पिताजी की आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया जिसमें उन लोगों का पुश्तैनी अहंकार भरा था जो उस जमीन के मालिक होने का गुमान रखते हैं जिस पर वे चलते हैं। यक्ष डाइनिंग रूम में उतरा जहां की हवा में महंगी कॉफी और पुराने मनमुटाव का स्वाद घुला था। मैं ये क्या सुन रहा हूं? उसके पिता गरजे, आंखें सिकोड़ते हुए। तुमने ये क्या किया? डैड, यक्ष की आवाज एक स्त्री की तरह ठंडी और सपाट थी। मुझे उसके बारे में बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। खामोशी का एक पल, उसके पिता के चेहरे के भाव बदले। गुस्सा पिघलकर एक गहरी साजिशी समझ में बदल गया। ठीक है बेटा, उन्होंने अपने हाथ के इशारे से बात टाल दी। वैसे भी तुम उस लड़की से ऊब चुके होंगे। यक्ष ने नाश्ते का एक निवाला गले के नीचे उतारा जो कंकड़ जैसा महसूस हुआ। उसने कुछ नहीं कहा। खामोशी अब उसके पास बची हुई एकमात्र मुद्रा थी। वे कंपनी के मुख्यालय की ओर निकल पड़े। फौलाद और कांच की एक विशाल इमारत जिसे दुनिया को नीची नजर से देखने के लिए ही बनाया गया था। यक्ष अपने पिता की परछाई में चल रहा था, एक महंगे सूट में लिपटा हुआ साया, ये सोचते हुए कि रात का दुस्वप्न कहाँ खत्म हुआ और दिन का ढोंग कहाँ से शुरू हुआ। एक फोन कॉल ने इस भ्रम को चकनाचूर कर दिया था। सर, एडमिन की आवाज एक दबी हुई थरथराहट थी। क्या आपकी कार कल रात को सेक्टर 62 में उस झुग्गी बस्ती वाले इलाके में थी? यक्ष की नाड़ी तेज नहीं हुई, वो ठहर गई। ये क्या बकवास है? सर, एक सूत्र का कहना है कि स्थानीय पुलिस आपकी कार से मिलती जुलती एक गाड़ी की पहचान कर रही है क्योंकि वहां एक घटना हुई थी। शिकंजा कस गया था। उसे देख लिया गया था। कोई गवाह, कोई कैमरा या कीचड़ के खड्डे में कोई आवारा अक्स। कायनात अब उसके राज छुपाते छुपाते थक चुकी थी। यक्ष ने कहा, ये पक्का करो कि इसके आगे कोई जांच ना हो। इसे यहीं दफन कर दो। समझ गया सर। लाइन कट गई। कान में एक खाली गूंज छोड़ गई। वो अपने पिता के पास नहीं जा सकता था क्योंकि वो आदमी रिश्वत का सौदा करता था
खून के जादू का नहीं। और डार्कवेल, वो हस्ती एक खामोश शिकारी थी जो उसकी चेतना के तलघर में दुबकी हुई उसे डूबते हुए देख रही थी। उसे एक ऐसे इलाके का नक्शा चाहिए था जो किसी सैटेलाइट पर मौजूद नहीं था। उसे उस ज्योतिषी की याद आई, वो आदमी जिसने धातु के चीखने से पहले ही इस टकराव को देख लिया था। अगर डार्कवेल द्वारा लिखी गई इस तकदीर में कोई दरार थी, तो वो बूढ़ा जानता होगा कि उसे कहाँ ढूंढना है। यक्ष दफ्तर से बाहर निकला और अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसने गाड़ी शहर के किनारों की ओर मोड़ दी, अपनी ही परछाई से आगे निकलने की हताशा में। लेकिन वो एक पिंजरे में भाग रहा था। उसे लगा कि उसका शिकार किया जा रहा है। उसे लगा कि उस पर रात के किसी शैतान का कब्जा है। पर वो गलत था। ये कोई साया नहीं था, ये एक उत्तराधिकार था। कायनात यक्ष को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो उस आदमी को मार रही थी जो वो हुआ करता था, ताकि आने वाले कल के लिए जगह बनाई जा सके। वो परछाइयों के सिंहासन का चुना हुआ वारिस था। असैसिन प्राइम। डार्कवेल कोई मेहमान नहीं था, वो वास्तुकार था। और यक्ष की रूह का जीर्णोद्धार अभी शुरू ही हुआ था। वो अंधेरे को छोड़ नहीं रहा था, वो खुद अंधेरा बन रहा था। यक्ष ने कभी नहीं सोचा था कि वो उस ज्योतिषी से मिलने के लिए कभी इतना बेताब भी होगा। जल्द ही उसकी कार उस ज्योतिषी के घर के पास पहुंच गई थी। वो स्थान शहर से थोड़ा बाहर था और वहां शहर की जैसी भागदौड़ भी नहीं थी। पंडित नागेंद्र को एकांत पसंद था। यक्ष पंडित नागेंद्र के सामने ऐसे बैठा था जैसे कोई मुजरिम उस फैसले का इंतजार कर रहा हो जिससे वो पहले ही खौफजदा था। पंडित नागेंद्र को उसके आने का इल्म था। उस वृद्ध पंडित नागेंद्र की नजरें यक्ष पर शिष्टाचार की हदों से ज्यादा टिकी रही। वे उसे माप रही थी, तोल रही थी और उस चीज की कमी को पढ़ रही थी जो कभी इंसान हुआ करती थी। यक्ष वो आदमी नहीं रहा था जो उस प्लेन के मलबे से बाहर निकल कर आया था। नागेंद्र इसे हवा में महसूस कर सकते थे, जैसे कोई तूफान खुद के आने का ऐलान करने से इनकार कर रहा हो। मैं आपको बताना चाहता था कि मैं उस हादसे में कैसे बचा, यक्ष ने कहा। शब्द एक दूसरे पर गिर रहे थे, मानो रफ्तार सच्चाई को पीछे छोड़ सकती हो। पंडित नागेंद्र खामोश रहे, सतह पर शांत, अपनी पसलियों के नीचे एक चक्रवात को थामे हुए। तुम मुझे नहीं मार सकते, पंडित ने अंततः कहा। उनकी आवाज स्थिर थी। यक्ष अकड़ सा गया। मैं यहां आपको, क्या तुम्हें सच में लगता है, नागेंद्र ने बात काटी, कि जो चीज तुम्हें नियंत्रित कर रही है वो तुम्हें उसकी मर्जी के बिना कहीं भी जाने की अनुमति देगी? कमरा जैसे सिकुड़ने लगा। यक्ष ने थूक गटका। पहली बार ये विचार एक भारी बोझ की तरह उसके दिमाग में बैठा। वो यहां अकेला नहीं आया था। पंडित नागेंद्र मुड़े और बालकनी की ओर चल दिए। पत्थर की फर्श पर उनके नंगे पैर मखमली आहट कर रहे थे। क्या तुम जानते हो कि हादसे के बाद वो रूह 1 महीने तक खामोश क्यों रही? उन्होंने बिना पीछे मुड़े पूछा। यक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके भीतर कुछ हलचल हुई, गर्म, बेचैन, बेसब्र। खाल के नीचे एक दबाव सा महसूस हुआ। डार्कवेल जाग चुका था। वो तुम्हारा अध्ययन कर रहा था, नागेंद्र ने बात जारी रखी। तुम्हारी दरारों को समझ रहा था और उस सटीक पल का इंतजार कर रहा था जहां जख्म में सबसे ज्यादा दर्द हो। यक्ष अपनी कुर्सी पर थोड़ा हिला। हवा अब बाहरी महसूस हो रही थी, सांस लेना दुर्बर हो रहा था। उसका निरीक्षण पूरा हो चुका है, ज्योतिषी ने कहा। अब वो तुम्हें नया रूप देने के लिए तैयार है और इसीलिए उसने तुम्हें यहां आने की इजाजत दी है। इजाजत? ये शब्द किसी भी आरोप से ज्यादा जोर से गूंजा। तभी कमरे में अंधेरा छा गया। रोशनी कम होने से नहीं, बल्कि किसी की मौजूदगी से। डार्कवेल आ चुका था। वो आगे बढ़ा। यक्ष ने उसे देख लिया था। पंडित नागेंद्र मुस्कुराए।
आखिरकार उसने खुद को तुम्हारे सामने जाहिर कर ही दिया। यक्ष की दुनिया डगमगा गई। जिस आदमी को उसने महज एक पाखंडी समझा था, जो उसके पिता के अहंकार के लिए तमाशा करता था, वो उस प्राचीन भूख के सामने अड़िग खड़ा था। पंडित नागेंद्र कोई ढोंगी नहीं थे, वो एक द्वारपाल थे। डार्टवेल की आवाज यक्ष के दिमाग में किसी रेशम में धंसते उस्तरे की तरह उतरी। इस आदमी को मरना होगा। नहीं, यक्ष चिल्लाया, इतनी जोर से जितना वो कभी नहीं चिल्लाया था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डार्टवेल ने अपनी आवाज ऊंची ही नहीं की, क्योंकि उसे कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम जानते हो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले कि यक्ष बहस कर पाता या डर अपनी शक्ल पूरी कर पाता, पंडित नागेंद्र ने हरकत की। यक्ष के पैरों के चारों ओर एक सदे हुए घेरे में पानी छलकाया गया और प्राचीन मंत्रों की ध्वनि उस पानी के साथ बहने लगी। यक्ष! नागेंद्र दहाड़े। उनकी शक्ति सारे संयम तोड़कर बाहर आ गई। तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। और फिर वो ओझल हो गए। दरवाजे से बाहर रोशनी की ओर, यक्ष को उस कड़वी सच्चाई के साथ अकेला छोड़ते हुए जो अब उसकी नियति बन गई थी। यक्ष निकास की ओर झपटा, परंतु घेरा धधक उठा। जहां पानी गिरा था वहां से आग की लपटें फूट पड़ी। एक जलती हुई सीमा जो किसी जिंदा चीज की तरह दहाड़ रही थी। गर्मी का एक झोंका उससे टकराया, जिससे उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। वो डर के मारे चीखा। डार्टवेल गुस्से से पागल हो उठा, लेकिन आग ने रास्ता नहीं दिया। पहली बार यक्ष ने महसूस किया प्रतिरोध। डार्टवेल भी उन लपटों को पार नहीं कर सका। तो कुछ तो था जो डार्टवेल की शक्ति से भी परे था। कुछ था जो डार्टवेल को भी रोक सकता था। यक्ष उस जलते हुए घेरे में फंसा खड़ा था, सांसें उखड़ी हुई, दिल धड़कता हुआ और दिमाग टुकड़ों में बंटता हुआ। उसके पास कोई साथी नहीं था, बचने का कोई रास्ता नहीं था, और आगे क्या होने वाला है इसका कोई अंदाजा नहीं था। सिर्फ एक यकीन था कि उसकी रूह के लिए छिड़ा युद्ध अब असल मायनों में शुरू हो चुका था। यक्ष को यकीन था कि यही अंत है। आग धीरे धीरे अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। आग दीवारों पर चढ़ रही थी और छत को बार बार छू रही थी। ऑक्सीजन और दहशत दोनों पर पल रही थी। गर्मी यक्ष की त्वचा पर ऐसे दबाव डाल रही थी जैसे फैसला पहले ही सुनाया जा चुका हो। हर सांस जल रही थी। जो घेरा उसे और उसके अंदर स्थित डार्टवेल को घेरे हुए था, वो अब उसका अंत करने को तैयार लग रहा था। यदि डार्टवेल की आत्मा यक्ष के शरीर में ना होती, तो यक्ष शायद उस आग के घेरे से बाहर बचकर भाग सकता था, परंतु शायद उसकी नियति तय थी। पंडित नागेंद्र ने उसकी और उसके साथ उस बुरी आत्मा डार्टवेल के अंत की गाथा लिख दी थी। आग भड़कती जा रही थी। यक्ष और उसके अंदर स्थित डार्टवेल दोनों को यकीन हो गया था कि ये उनका अंत था। पंडित नागेंद्र ने शायद इस बुरी आत्मा के बारे में सब कुछ पहले से ही जान लिया था। उन्हें शायद पता था कि कैसे इसका अंत करना है, और शायद यक्ष की मृत्यु भी अब तय ही थी, क्योंकि डार्टवेल का अंत बिना यक्ष के अंत के नहीं हो सकता था। यक्ष अभी इन्हीं सब ख्यालों में डूबा हुआ था, और वो आग उसे अब किसी भी समय पूरी तरह से जला देने वाली थी। तभी अचानक एक बहुत बड़ा शोर उसे सुनाई दिया। धातु की आवाज, फोम, लपटों को चीरती हुई एक तीखी फुफकार। बहुत से लोग वहां आ गए थे। सफेद झाग आग पर टूट पड़ा, उस आग के उफान के बीच ही उसे दबोचते हुए। आग ने शालीनता से दम नहीं तोड़ा। वो घुटी, खांसी की तरह हिली और फिर धुएं में धीरे धीरे ढह गई। पतले होते धुएं के पार यक्ष ने अपने पिता को देखा। टाई ढीली, आंखें बेकाबू, एडमिन हेड के साथ मिलकर अग्निशामक यंत्र थामे और जूझते हुए दिख रहे थे। उनके पीछे फायर मार्शल पेशेवर तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे थे, पाइप घसीटते हुए, रास्ते बंद करते हुए, अव्यवस्था पर फिर से काबू पाते हुए।
उसके पिता यहाँ कैसे आ पहुंचे? यक्ष ने तो उन्हें बताया भी नहीं था। और वो ये फायर मार्शल को लेकर यहाँ कैसे आ गए? उन्हें कैसे पता कि यक्ष इस वक्त आग में जल रहा था? यक्ष को पता ही नहीं चला कि कब वो बेहोशी के आगोश में चला गया। जब यक्ष को होश आया तो उसको बस इतना पता चला कि 2 हाथों ने उसे संभाला और वो अपने पिता के पास आ गया था। उसने देखा कि कुछ लोग उसे झुलसी दीवारों और बुझती चिंगारियों के बीच से उसे बाहर ले जा रहे थे। ठीक हो बेटा? सवाल कांप रहा था। वर्षों में पहली बार उसके पिता की आवाज में उसे इतना भय महसूस हुआ था। हाँ डैड, यक्ष ने खांसते हुए कहा। धुआं अब भी उसके फेफड़ों को खरोंच रहा था। आप बिल्कुल सही समय पर आए। अब वे बाहर खड़े थे। सायरन दूर के अपराध बोध की तरह चीख रहे थे। यक्ष ने उन्हें देखा। आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? उसके पिता ने कुछ ज्यादा ही जल्दी जवाब दिया। पंडित नागेंद्र का फोन आया था। बोले तुम उनके घर पर हो और वहां आग लग गई है। मैं फौरन फायर मार्शल के साथ पहुंचूं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उसने मन ही मन सोचा कि पंडित नागेंद्र तो उसे मारना चाहते थे। वो उस बुरी आत्मा को जो यक्ष के शरीर पर काबिज है, उसको यक्ष के साथ ही मार सकते थे। उन्होंने ही उसे उस आग के घेरे में फंसाया था। तो फिर उसे बचाया क्यों? क्या हुआ था बेटा? उसके पिता ने उसकी खामोशी पढ़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, यक्ष ने सहजता से झूठ कहा जो वो हमेशा से कहता आया था। वे साथ में चले गए। यक्ष अपने ही ख्यालों में डूब गया था। कैसे नागेंद्र ने सुनिश्चित किया था कि उसे बचा लिया जाए? इसका मतलब सिर्फ एक था कि ज्योतिषी ने उसे मारने के लिए घेरा नहीं बनाया था। उसने समय खरीदने के लिए ऐसा किया था, ये साबित करने के लिए कि डार्टवेल की भी सीमाएं हैं, ये दिखाने के लिए कि प्रतिरोध कोई मिथक नहीं है। रात में यक्ष अकेला अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में अंधेरा था, पर कमरा खाली नहीं था। वो कभी खाली नहीं होता था। वो बिस्तर के किनारे बैठा आग को फिर से अपने दिमाग में दोहराते हुए सोच रहा था कि कैसे वो आग उसे निगलने से बस एक कदम दूर रह गई थी। तभी परछाइयां गाढ़ी हो गई और वो वहां आ गया। डार्टवेल कमरे के कोने में साफ साफ अब यक्ष को दिख रहा था। डार्टवेल कमरे के कोने से धीरे धीरे यक्ष की ओर बढ़ा। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? यक्ष चिल्लाया। उसकी आवाज ने सन्नाटे को चकनाचूर कर दिया था। डार्टवेल ने उसे शांत और धैर्य से देखा और फिर बोला, आज तुम्हारी मूर्खता की वजह से वह ज्योतिषी बच गया। यक्ष तन गया। तुम्हारी इच्छा ने मुझे रोका। डार्टवेल ने लगभग मनोरंजन के साथ कहा, बस एक क्षण के लिए। दुर्भाग्य से वही काफी था। यक्ष ने बोला, तुम उसे मारना क्यों चाहते थे? डार्टवेल ने यक्ष की ओर देखा, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। यक्ष ने मुट्ठियां भींच ली। मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूं। डार्टवेल धीमे से हंसा। आवाज पत्थर पर फिसलती राख जैसी थी। क्या तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? फिर इरादे से भरे विराम के बाद डार्टवेल ने आगे कहा, चलो, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब इस शहर पर राज करने का समय है, बहुत सा पैसा कमाने का समय है। यक्ष ने उलझन से ऊपर देखा। तुमने वो कहावत नहीं सुनी? डार्टवेल बोला, जिस काम में तुम सबसे अच्छे हो उसे कभी मुफ्त में मत करो। यक्ष ने जवाब नहीं दिया। वो पहले से ही जानता था कि ये बातचीत किस ओर जा रही थी। असैसिन प्राइम को फिर सड़कों पर लौटना होगा। डार्टवेल ने कहा। हर रात? नहीं, यक्ष ने कहा एक बेहद कमजोर स्वर में। सच वो जानता था कि वो महज एक कठपुतली था, परंतु उसने अपने आप से एक वादा किया था कि इस बार कोई गलती नहीं होगी और कोई मासूम स्त्री नहीं मरेगी। हालांकि यक्ष समझ गया था कि उसका अपने ही शरीर या अपने जीवन पर कोई अधिकार शेष नहीं था। अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी, एक अंधेरी शुरुआत।
धैर्या सिंह अपने अड्डे में बैठा था। नीची छत, उखड़ी हुई पुताई, वो जगह जहां चीखी जाकर मर जाती थी। वो 35 वर्षीय गुंडा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कोई अजनबी वहां ऐसे कैसे घुस आया था। आधी रात को उसके अड्डे पर एक नकाबपोश खड़ा था, स्थिर, घूरता हुआ। 5 हथियारबंद आदमी उस घुसपैठिए को घेरे हुए थे और धैर्या सिंह के कुछ लोग बाहर गलियों में फैले हुए थे। ये धैर्या का इलाका था। बिना उसकी इजाजत के कोई नहीं आ सकता था। बिना फैसला पाए कोई यहां से जा भी नहीं सकता था। कौन हो तुम? धैर्या गरजा, आवाज में जबरदस्त गुस्सा। नकाबपोश जरा भी नहीं हिला। वो उसने शांत स्वर में कहा। महत्वपूर्ण नहीं है। धैर्या ने उसे गौर से देखा। मैं जिसे तुम चाहो उसे मार सकता हूं। अजनबी ने सपाट, लगभग उबे हुए स्वर में कहा। अगर कीमत सही हो। कमरे में ठंडक छा गई। गणपत और उसका भाई दोनों की क्रूर हत्या के बारे में सभी को पता था। धैर्या मन ही मन घबरा रहा था। तुम गणपत के बारे में सोच रहे हो? उस साक्षात यम के अवतार ने अचानक कहा। धैर्या का खून जम गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा था? नकाबपोश चेहरा थोड़ा तिरछा हुआ, मानो मुस्कुरा रहा हो। क्योंकि तुम्हारा दिमाग छोटा है। उसने कहा। और मैं जानता हूं ऐसे छोटे दिमाग क्या सोच सकते हैं। 5 आदमियों ने अपनी बंदूकों पर पकड़ कस ली थी। धैर्या भी अपनी बंदूक की ओर बढ़ा। 6 हथियारबंद लोग अपने ही घर पर एक नकाबपोश को घेरे हुए थे, परंतु डर उन 6 लोगों की आंखों में दिख रहा था। असैसिन प्राइम, इसी बला का नाम था। उस काली सूट में 2 लाल लकीरों के साथ वो इतना क्रूर लग रहा था कि कोई साधारण आदमी तो उसे देखकर ही दम तोड़ दे। मैंने गणपत और उसके भाई को मारा। असैसिन प्राइम ने कहा। क्या? पर क्यों? धैर्या के होठों से फुसफुसाहट निकली। क्योंकि वरना। अजनबी ने जवाब दिया। तुम मुझे गंभीरता से नहीं लेते। वो एक नमूना था, एक सैंपल। धैर्या ने धीमी आवाज में कहा। ये क्या पागलपन है? मुझे उम्मीद थी कि तुम नहीं समझोगे। असैसिन प्राइम बोला। धैर्या सिंह एक सख्त अपराधी था और उसने कई हत्याएं की हुई थी। वो कई सालों जेल में भी रहा था। धैर्या सिंह ने पहले भी मौत की आंखों में आंखें डाली थी, परंतु आज कुछ अलग था। तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। असैसिन प्राइम ने आगे कहा। आज रात से तुम शहर के छोटे गुंडे नहीं रहे। तुम मेरे लिए काम करोगे। धैर्या का मुंह सूख गया। तुम मेरे एजेंट हो। ये शब्द किसी फैसले की तरह गिरे। तुम खबर फैलाओगे। एक कॉन्ट्रैक्ट किलर शहर में आ गया है। यदि सही दाम मिले तो किसी की भी हत्या की जा सकती है। तुम एसासिन प्राइम के मैनेजर हो। जिसको भी एसासिन प्राइम से हत्या करवानी है वो तुम्हारे जरिए आएगा। धैर्या चुपचाप सुन रहा था। उसके 5 हथियारबंद गुंडे भी स्तब्ध खड़े थे। ये नकाबपोश था कौन? वैसे जो गणपत और उसके भाई को उसी के घर में इतनी बुरी मौत दे सकता था, वो कोई मामूली हत्यारा नहीं हो सकता था। पूरा शहर इस वक्त गणपत के खून की चर्चा कर रहा था। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा हत्यारा शहर में आ गया था। धैर्या बस उस मौत के दूत को एकटक देख रहा था। मामूली जिंदगियों के लिए 10 लाख और बड़े नामों के खून के लिए 10 करोड़। धैर्या घबराहट में हंसा। सर, 10 करोड़ कौन देगा? इसीलिए तुम छोटे हो, बड़ा सोचो। तुम अब गुंडे नहीं रहे। तुम एसासिन प्राइम के मैनेजर हो। कमरे में सन्नाटा भारी सा हो गया था और फिर आवाज सख्त हो गई। और मुझे हर दिन एक ग्राहक चाहिए। अगर नहीं मिला। वो रुका और चारों ओर देखा। तो मैं तुम में से एक को मार दूंगा। धैर्या की सांस अटक गई। इससे पहले कि कोई भी कुछ समझ पाता, वो काला नकाबपोश अंदर वाले कमरे की ओर मुड़ा, जहां धैर्या की पत्नी उनके 10 साल के बेटे को अपने सीने से लगाए जमी खड़ी हुई थी। और दान? वो आगे बढ़ते हुए बोला। घर से शुरू होता है।
एक ही सहज हरकत में असैसिन प्राइम ने उस बच्चे को पकड़ लिया। बंदूकें तुरंत उड़ गई। रुको। असैसिन प्राइम ने एक बेहद गंभीर आवाज में कहा। कोई मूर्खता मत करना, वरना मुझे दूसरा मैनेजर ढूंढना पड़ेगा। कोई नहीं हिला। मैं पहले भी एक निर्दोष औरत को मार चुका हूं। उसने लगभग सामान्य लहजे में कहा और फिर उसका स्वर कठोर हो गया। लेकिन अपने बेटे को अपनी मूर्खता की कीमत मत चुकाने दो। असैसिन प्राइम ने उस 10 वर्षीय बालक को अपनी गोद में उठाया और उसकी मां को एक नजर भर देखा। वो शैतान था, परंतु शायद उसने उस रोती हुई स्त्री की पीड़ा समझ ली थी। शायद असैसिन प्राइम को किसी की भी जान लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता था, परंतु यक्ष जो उस काले नकाब के पीछे था, उसने उस स्त्री से एक मौन वादा कर लिया था कि उसका बेटा सुरक्षित रहेगा। फिर वो मृत्यु का दूत धैर्य की ओर मुड़ा और बोला, कल तक मेरा पहला क्लाइंट मुझे मिल जाना चाहिए। इससे पहले कि कोई कुछ भी कह पाता या समझ पाता, वो काला शैतान उसी तरह से गायब हो गया जैसे वो आया था। उसकी फुर्ती किसी के भी समझ के परे थी। वो एक झटके में ही दरवाजे से बाहर निकल गया था। दीवारों पर चढ़ते हुए, छतों पर परछाई की तरह चलता हुआ वो दरिया के देखते ही देखते ऐसे चला गया जैसे वो इस दुनिया का वासी ही ना हो। कुछ ही सेकंड्स में रात ने उसे निगल लिया था। दरिया घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका साम्राज्य अब बेकार था। उसकी बंदूकें बेकार थी। यक्ष अपने घर पर आ गया था। वो थक गया था और वो चुपचाप सोना चाहता था, परंतु उसके सामने वो 10 वर्ष का बालक था जिसे वो अपने साथ ले आया था। उसे नहीं पता था कि वो इसका क्या करेगा। उस बालक के चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई तकलीफ। यक्ष ने उस बालक को अपने बिस्तर पर लिटा दिया था और उसको चादर उड़ा दी थी। यक्ष खुद पास में ही एक कुर्सी पर बैठ गया। वो बालक चुपचाप सो गया था। सुबह के 4 बज रहे थे और यक्ष को नहीं पता था कि उसके नौकरों ने या किसी और ने उसे इस बालक को घर में लाते हुए देखा था या नहीं, परंतु यक्ष को जल्द ही इस बालक के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी होगी। असैसिन प्राइम ने एक रात पहले एक निर्दोष स्त्री की हत्या की थी और अब वो एक 10 साल के बच्चे को किडनैप करके ले आया था। यक्ष को नहीं पता था कि वो आखिर इस असैसिन प्राइम का क्या करे। यक्ष को पता ही नहीं चला कब वो इन्हीं सब ख्यालों में अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया था। रात कब बीत गई और सुबह की पहली किरण कब कमरे में दाखिल हुई, यक्ष को इसका भान ही नहीं रहा। जब उसकी आंखें खुली तो सामने उस 10 वर्षीय बालक को देखकर वो हड़बड़ाकर कुर्सी से उठा। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उसके शब्द किसी वादे या शायद एक गहरी स्वीकारोक्ति की तरह गूंजे। बालक ने धीरे से सिर उठाया और बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। उसकी बात सुनकर यक्ष के भीतर घबराहट की एक लहर दौड़ गई। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला कि आखिर कल रात वो रहस्यमय साया, वो डार्क वेल उसे कहाँ ले गया था, पर सब धुंधला सा था। उसे खुद याद नहीं रहता था कि असैसिन प्राइम बनकर वो शहर के किन अंधेरे कोनों में भटकता रहा। डार्कवेल केवल एक क्रूर आत्मा नहीं, बल्कि एक शातिर शिकारी था जो यक्ष से ही उसके किए हुए कृत्य छिपा लेना चाहता था। यक्ष को एहसास हुआ कि उसे खुद पर नियंत्रण पाना ही होगा, वरना वो अपना वजूद खो ही देगा। अभी वो इन उलझनों में डूबा ही था कि एक परिचित मधुर आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। यक्ष बेटा, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? सुबह के 4-4 बजे तक कहाँ भटकते रहते हो? यक्ष जैसे पत्थर का हो गया। उसकी मां कमरे के भीतर खड़ी थी। उनकी नजर जैसे ही उस अनजान बालक पर पड़ी, उनके चेहरे पर शंका की लकीरें उभर आई। ये कौन है?
उनका सवाल सीधा और भारी था। मैं नीचे आकर बताता हूं माँ, यक्ष ने हड़बड़ाहट में कहा और लगभग उन्हें कमरे से बाहर करते हुए दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी बाहर से फिर से आवाज आई, जल्दी तैयार होकर नाश्ते पर आओ, मैं और तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। उस आवाज में केवल ममता नहीं, एक स्पष्ट निर्देश था। वो जानता था कि सुबह के 10 बजे नाश्ते की मेज पर सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उन अनकहे सवालों के जवाब होंगे जो यक्ष की रातों और उस अजनबी लड़के के इर्द गिर्द बुने जा रहे होंगे। यक्ष को अब कोई ऐसा सच तलाशना था जो उसके गहरे राज को महफूज रख सके।